बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय इतिहास का अध्ययन शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला अध्याय है ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस पहले लेसन का आज हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे बच्चों। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करने वाले हैं। देख लें, यह सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब ये है, देखिए, ये ऐतिहासिक काल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। और जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल पहला, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वे काल होते हैं जहां पर कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त हुई हो, ठीक है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहां पर लिखित सामग्री प्राप्त हुई हो किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहां पर लिखित सामग्री मिली हुई हो और उसे पढ़ा भी गया हो, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हम लोग जिस सभ्यता की शुरुआत करने वाले हैं वह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल में लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, एक ये हो गया। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, एक ये हो गया। एक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, एक ये हो गया। एक हो गया प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। अब देख लें इन्हें क्यों इन नामों से जाना जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सभ्यता का जो विकास हुआ था, इसके अधिकांश जो पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में ही प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सैंधव घाटी सभ्यता आदि नामों से पुकारा जाता है। यहाँ क्लियर हो गया। कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता में कांसा धातु का अधिक प्रयोग हुआ था, कांसे की अधिक वस्तुएं मिली थी। कांसे जो है वह तांबे और टिन को मिला करके बनाए जाते थे। इस धातु का अधिक प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। इसका नामकरण कैसे हुआ इसको देख लें। जब भी किसी सभ्यता की खोज जिस स्थल से होती है बच्चों, उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस सभ्यता की जो पहली बार खोज हुई थी वह हड़प्पा की हुई थी, ठीक है। हड़प्पा की खोज होने के कारण पहली बार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कर दिया गया और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता, इस सभ्यता में जो स्थल मिले हैं वह उनका स्वरूप जो था वह नगर था, वह नगरों के रूप में प्राप्त हुए हैं, अधिकांश नगर के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए अभी तक कोई भी नगरीय साक्ष्य नहीं मिला था, तो इसीलिए सभ्यता में पहली बार नगरीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सभ्यता की शुरुआत कब हुई इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए बच्चों। तो इस सभ्यता का काल निर्धारण देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब यह सभ्यता जो है अति प्राचीन सभ्यता है, इसका काल निर्धारण जो है
इन सभ्यता से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो मनके प्राप्त हुए हैं, जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं, उन वस्तुओं के आधार पर अध्ययन करके ही लोगों ने अपनी अपनी राय दी है कि यह काल ये होगा, ये होगा। तो उसमें कुछ हम नाम बता दे रहे हैं। सर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, इनका मानना है 3250 से 2750 BC, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व भी कहते हैं हिंदी में, ईसा पूर्व। ठीक है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी जब कैलेंडर शुरुआत होती है उससे इतना साल पहले। ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, उतना पहले, ईसा से इतना पहले। अगला देख ले, मैके, एक मैके है, ये भी उत्खनन करता है, यह भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इनका मानना है 2800 BC से 2500 BC, 2500 BC। एक विद्वान है व्हीलर, व्हीलर, इनका मानना था कि 2500 BC से 1500 BC। इन और लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी थी। सारे लोगों में मतभेद था, अलग अलग लोगों का मानना था। तो एक जो सही हम लोग काल निर्धारण करते हैं, तो किसी भी वस्तु या किसी भी चट्टान, ईंट, मनके, पत्थर जो भी है, उससे जो कार्बन मुक्त होता है, उस कार्बन मुक्त की आधार पर काल की गणना की जा सकती है। उस विधि को रेडियो कार्बन तिथि कहते हैं, कार्बन मुक्त होने की। तो रेडियो कार्बन तिथि जो सबसे सटीक माना जाता है, सबसे प्रमाणित माना जाता है, इसके अनुसार हम लोग देख लें कि कितना है रेडियो कार्बन तिथि। अब इससे जो पता लगता है तो 2350। अब रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो है 2350 से 1750 BC तक माना जाता है। तो ये तो काल निर्धारण की बातें जो है अलग अलग सामने आकर के रुकती है, और यह सबसे प्रमाणित जो काल माना जा सकता है हड़प्पा सभ्यता का। तो काल निर्धारण आपने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस सभ्यता का विस्तार, यानी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब इस सभ्यता का विस्तार करें तो इसका विस्तार जो अभी तक खोजा जा चुका है लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक के इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा। और इसका विस्तार जो है पश्चिम में बलूचिस्तान तक है। ठीक है ना। अब बलूचिस्तान में जो सिंधु सभ्यता का पुरास्थल प्राप्त हुआ है उसका नाम है सेतका गुंडोर। ये पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम बलूचिस्तान सेतका गुंडोर। पूरब में देखें तो आलमगीरपुर, मेरठ के आलमगीरपुर। उत्तर की बात करें तो कश्मीर के मांडा। दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र के दैमाबाद, यानी 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर और पूर्व में मेरठ आलमगीरपुर तक, उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज
सबसे पहले 1921 ईस्वी में, अब 1921 ईस्वी में हुई और इसकी खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की। 1921 ईस्वी में पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी पाकिस्तान में भी पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिला है ये, मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर 1921 ईस्वी में पहली जो पुरास्थल की खोज की गई वह हड़प्पा थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, पाकिस्तान के पंजाब में मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। अब दूसरी जो खोजी गई वह थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है बच्चों मृतकों का टीला, और यह जो पुरास्थल खोजी गई यह 7 लेयर में मिली हुई थी, 7 सतह इसके पाए गए हैं और इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखला दास बनर्जी ने की, ठीक है, राखला दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी। तो ये तो शुरुआती दौर में हम देख लिए, तेईस में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदड़ो। अब यहीं से इस सभ्यता में के लिए उत्सुकता बढ़ने लगी और इसके पूरा स्थल खोजने के लिए प्रयास किया जाने लगा। जैसे बलूचिस्तान में सुत्का गेंडोर को खोजा आर.एल. स्टाइन ने, ठीक है, सुत्का गेंडोर को आर.एल. स्टाइन ने खोजा। चनहुदड़ो ये बलूचिस्तान में है, ठीक है, चनहुदड़ो इसकी खोज सिंध नदी के किनारे हुई थी। इसकी खोज मजुमदार ने की, ठीक है। लोथल अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से कुछ दूर भोगवा नदी के तट पर की गई। इसकी खोज एस.आर. राव ने की, ठीक है। बनावली इसकी खोज हरियाणा में की गई, आर.एस. बिष्ट ने की। इसके अलावा धौलावीरा इसकी खोज भी आर.एस. बिष्ट ने की। और इसकी भी बनावली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। इसके अलावा और बहुत सारे स्थल खोजे गए, जैसे गुजरात में ही बात करें, धौलावीरा, लोथल के अतिरिक्त देसलपुर है, रंगपुर है, ठीक है, ये भी गुजरात से ही खोजे गए। हरियाणा में और बात करें बनावली के अतिरिक्त तो राखी गढ़ी है, और राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा है, ठीक है ना, उत्तर में मांडा है, दैमाबाद है, आलमगीरपुर है, सुरतगोई है, बहुत सारे स्थल खोजे गए। कोट दीदी है सिंध नदी के किनारे, बहुत सारे स्थल खोजे गए। और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के ये प्रमुख नगर जो है उभर करके सामने आए और इनके बारे में जानकारी हमें मिली। अब इसकी चर्चा हम लोग यहीं रोकते हैं। अब एक एक के बारे में हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, लोथल को, धौलावीरा को अलग अलग करके देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिली। उसके बाद हम लोग पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय जीवन की विशेषताएं क्या थी, आर्थिक जीवन की विशेषताएं, धार्मिक जीवन की विशेषताएं, राजनीतिक जीवन की विशेषताएं और जो वहाँ की कला का विकास हुआ उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे आगे की वीडियो में। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ बच्चों, शुक्रिया।